हेलो एंड वेलकम। मैं हूं कविता रल्हन और आप सभी का स्वागत करती हूं हेल्थ वेल्थ एंड लाइफस्टाइल में। और एक बार फिर जुड़े हैं हमारे साथ डॉक्टर जमाल ए खान। सो आइए उनका वेलकम करते हैं। और आज जो उनसे हम बातें करने वाले हैं वो कैंसर के ऊपर है। डॉक्टर जमाल, आपके जो मैंने पूरा इंस्टाग्राम देखा, यूट्यूब पेज देखा, उस पर कैंसर पे आपने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं। सो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि कैंसर क्या होता है? व्हाट इज़ कैंसर? देखो, कैंसर जो है शरीर के अंदर से पनपने वाली बीमारी है। और हम लोग जैसे बने हैं शरीर से, दो शरीर से बने हम, एक माँ से आया एक बाप से आया सेल, और दोनों सेल फ्यूज़ हुए। और फ्यूज़ होने के बाद वो बच्चा जब बना तो वो तकरीबन 3 किलो का पैदा हुआ। और जब वो उसकी जब कंसेप्शन हुआ था तो उसका वेट नहीं था। तो ये समझिए कि वो सेल्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ। एक सेल जो था, यूनिट है हमारा शरीर का, उस यूनिट ने मल्टीप्लाई किया होगा अमटीन नंबर ऑफ टाइम्स, मिलियंस एंड ट्रिलियंस टाइम्स में, तब जाकर एक बच्चे को जन्म दिया। तो ये जो सेल डिवीज़न है, इसमें ऐसे सेल्स भी बन सकते हैं शरीर में जो नॉर्मल नहीं हों। और ये सेल्स नॉर्मल अगर ज़्यादा नहीं हैं, एबनॉर्मल सेल पैदा होने लगे, तो वो एकत्रित अगर हो गए, इकट्ठे हो गए, तो उसको हम कैंसर कहते हैं। तो कैंसर पैदा हुए बच्चे को भी हो सकता है 6 महीने के, और 80 साल के बूढ़े को भी होता है। किस स्टेज पे जाकर वो सेल्स बनना शुरू हो जाएं और शरीर उन्हें पहचानने की क्षमता नहीं रखे, इसमें दो चीज़ें हैं। मान लीजिए मेरे शरीर के भाग ने अपने सेल्स मल्टीप्लाई करके हाथ बनाया, लीवर बनाया, हार्ट बनाया, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो चलता रहा। राइट। पुराने सेल्स ख़त्म हो गए, नए सेल्स बनते रहे। तो ये सेल्स हमारे बॉडी में बनते हैं और इनकी नियमित तौर पे निकासी भी होती रहती है। ये मरते भी रहते हैं? हाँ, ये पहचाने जाते हैं इम्यून सिस्टम के द्वारा। ओके। और इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपकी सहन शक्ति होती है। इम्यून सिस्टम को तुम ऐसे समझो सिंपल भाषा में कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो हमारा ब्लड पूरे शरीर में जाता है, हर भाग में जाता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाकर लंग्स के थ्रू बाहर भेज देता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है। इसी तरीके से वो ख़राब चीज़ को पहचानने की क्षमता रखता है। मान लो कोई कीटाणु है, उस कीटाणु चला गया शरीर में तो उसको नष्ट कर देगा ब्लड। ऐसे ही शरीर में अगर कोई ख़राब सेल बन रहा है जो शरीर के हिसाब से वो गलत है, जो उसका स्ट्रक्चर था, जो समझो कि फिंगर प्रिंटिंग थी उसकी, मतलब ये समझना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी है कि कैंसर क्या होता है। कि जो सेल्स एबनॉर्मल पैदा हुए, उनको ब्लड सर्कुलेशन पहचानता है कि ये एबनॉर्मल सेल हैं, और वो उन्हें किल कर देता है, नॉर्मल सेल्स को पनपने देता है। तो कैंसर में विपदा ये है कि ख़राब सेल बने और ब्लड सर्कुलेशन ने भी पहचानना बंद कर दिया उन्हें उस पर्टिकुलर स्टेज पे। ऐसा क्यों हुआ? सारे साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करते रहते हैं, बहुत सी धारणाएं भी हैं, बहुत से मापदंड भी आए हैं, बहुत सी चीज़ें मालूम भी हो गई हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो ये सिस्टम को ठीक कर दे, कि जो ख़राब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको हम नॉर्मलाइज कर दें। तो जो हम लोगों ने काम किया, मैं यहाँ पर ऐसे आ जाता हूँ, तो ये बेसिकली हमारा जो सिस्टम है उसको ठीक करने का काम है। कि कैंसर में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी, आपको पता है कि हमने अगर शरीर में छाती रोग है तो छाती में गांठ निकाल दी और फिर हमने कीमोथेरेपी दे दी। कीमोथेरेपी का काम क्या है कि वो जो तेज़ सेल पैदा होते हैं, कैंसर के सेल्स में क्या ख़ास बात होती है कि वो नॉर्मल सेल्स की साइकिल के मुकाबले में तेज़ पैदा होते हैं। उनका तेज मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, डबलिंग टाइम बोलते हैं उन्हें। उनका डबलिंग टाइम आवर्स में और डेज में है। जनरली वीक्स में होता है या मंथ्स में होता है, उसको शिफ्ट कर लो तुम घंटों में या दिन में। 24 घंटे में डेवलप होना शुरू कर देगा या 7 दिन में डेवलप होने लगेगा, जो यूजुअली महीने में डेवलप होता था या साल भर में डेवलप होता था। तो इसकी सर्किल, जिसकी जो साइकिल है वो तेज़ पैदा होता है। इस तरीके से समझो कि अच्छा, नॉर्मल सेल्स भी कभी कभी ऐसा बिहेव करते हैं। थोड़ा मैं डीप में जाऊंगा, लेकिन अगर आप सब समझेंगे और ये मान के चलेंगे कि हमें कहीं और ध्यान नहीं भटकाना है अपना, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको इस वीडियो में ऐसी जानकारी दूंगा जो आपको कहीं मिलेगी नहीं। और इन शॉर्ट आप सब डॉक्टर्स की जानकारी को हासिल कर पाएंगे। जैसे हमारे मुंह के अंदर तुमने देखा कि तुमने ज़बान जल गई आज चाय पीने से,
तुम्हें लगा यार तुम्हारा अंदर जो है गाल जल गया, तेज़ गर्म चाय पी थी, गाल जल गया और तुम्हें नुकसान कर रहा है, क्या तुम्हें दूसरे दिन याद रहता है कि ऐसा हुआ था? नहीं याद रहता है। सो जाओगी, नेक्स्ट डे उठोगी तो नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी नॉर्मल सेल्स बहुत तेज़ी से पैदा होते हैं। ऐसे आपने देखा होगा जाड़ों में आपके त्वचा जो है वो छूटती है, स्किन छूट जाती है, फिर आप क्रीम व्रीम लगाते हैं, सही होता है, फिर नई स्किन आ जाती है। तो कुछ बाल हमारे हैं, हम तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बाल कटवाते हैं अपने, बिकॉज हेयर फॉलिकल्स भी बहुत तेज़ पैदा करते हैं सेल्स को। तो जब तो बाल तो हमारा हेयर है, उसमें सेल है नहीं, लेकिन वो एक पार्ट है, फॉलिकल जो है प्रोडक्ट है सेल के ग्रोथ का। तो मैं ये समझा रहा था कि ये नॉर्मल विधि शरीर में होती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। जहाँ जहाँ पर ऐसी ज़रूरत है कि जहाँ होना चाहिए, यानी हमें जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने, जो गॉड ने या शक्ति जिसने भी बनाया है, जो भी एक हमारा अल्टीमेट सोर्स है, उसको भी ये पता था कि यहाँ इंजरी है तो इसकी रिपेयर भी जल्दी होना चाहिए। तो वो इंजरी मुंह में है तो रिपेयर जल्दी हो गई, स्किन में है तो रिपेयर जल्दी हो गई, नाखून जैसे तुमने बताया बढ़ते हैं, ये भी होता है। लेकिन कैंसर के सेल भी इसी तरीके से तेज़ी से पैदा होते हैं। तो कीमोथेरेपी वो मेडिसिन होती है जो सेल साइकिल कहते हैं हम। सेल साइकिल का मतलब होता है कि सेल में कुछ चेंजेस आई, फिर दूसरी चेंजेस आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, अब 2 सेल बन गए। ये सेल साइकिल 4 भागों में डेवलप होती है, 1 2 3 4। जैसे हम घंटे को देखें तो घंटे में 12 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, इस टाइप से। तो 4 साइकिल्स हो गई सेल ग्रोथ की। इन साइकिल्स पे बहुत सी दवाएं काम करती हैं कि अगर ये साइकिल बहुत शॉर्ट है तो वो दवा जाके उसको ख़त्म कर देगी, तो समाप्त कर देगी उस साइकिल को। तो कीमोथेरेपी कुछ हद तक कैंसर के सेल्स को ख़त्म कर देती है। ऐसे उसी स्टेज से उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं कीमोथेरेपी के। मैंने बताया कि मुंह में सेल्स बनते हैं तेज़ी से, गाल में बनते हैं, जीभ पे बनते हैं, तो वहाँ छाले पैदा होने लगते हैं कीमोथेरेपी की वजह से। बाल गिर जाते हैं सारे, स्किन काली पड़ जाती है, स्किन के सेल्स ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि वो भी तेज़ पैदा हो रहे हैं। तो कीमोथेरेपी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है कि ये कैंसर के सेल मार रही है वो, या शरीर के नॉर्मल सेल्स को भी मार रही है। उसमें डिफ्रेंशिएशन उसका नहीं होता है। दूसरा, कीमोथेरेपी की एक शॉर्ट कमिंग और होती है कि जब सेल्स हमारे शरीर में साइलेंट कैंसर के पड़े रहते हैं, ऐसा भी होता है, रेस्टिंग स्टेज में भी कैंसर के सेल आ जाते हैं, उनको भी नहीं मारती है, क्योंकि वो अब डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। वो जब आप कीमोथेरेपी ख़त्म कर देंगे तो फिर से वापस डेवलप होने लगते हैं। तो कैंसर, तो पहली बात तो परिभाषा कैंसर की ये है कि तेज़ पैदा होने वाले सेल जो शरीर पहचान नहीं रहा है। ये परिभाषा पूरी तरह से कैंसर को एक्सप्लेन कर देती है। कैंसर कोई सा भी हो, अब इसमें हमारे भाग अलग अलग कैंसर्स आ गए कि हमारा कैंसर जो है वो कौन सा है, हड्डी का कैंसर है, गोश्त का कैंसर है, या स्किन का कैंसर है, या किसी भाग का कैंसर है, या ब्लड का कैंसर ही है, ब्लड में भी कैंसर हो जाता है। तो ये परिभाषा कैंसर की है। तो जो कैंसर में लेटेस्ट रिसर्चेस हो रही हैं वो इस बात पे हो रही हैं कि टारगेट हम खाली कैंसर को करें। तो अगर ऐसा कोई दवाई है कि हम कहते हैं सब कैंसर को टारगेट करेंगे, तो उसे टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। उस परिभाषा में दवाइयाँ भी हैं ऐसी जो टारगेटेड थेरेपीज़ हैं, और सेल थेरेपीज़ जो हम लोग करते हैं, डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, वो भी टारगेटेड थेरेपी है। वो भी किसी और भाग को ख़राब नहीं करती है, सिर्फ कैंसर सेल को मारती है। चलिए, ये तो अभी हमने जाना कि कैंसर क्या होता है। अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि इंडिया में कौन से मेजर टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जो सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं आजकल? देखो, ऐसा है कि 2 प्रकार के कैंसर होते हैं। एक तो ऐसे कैंसर होते हैं जिनका हमें पता नहीं क्यों हो गए, ये ज़्यादा मात्रा में कैंसर पाए जाते हैं। भारत में इसके विपरीत होता है। भारत में जो प्रिवेंटेबल कैंसर्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि तंबाकू से सेवन से, मुंह के सेवन से, तंबाकू जो मुंह में हम लोग खाते हैं, मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा भारत में। यानी अपने मैं अगर रिकॉर्ड्स की बात करूं तो हमारे पास पेशेंट्स जो हमने ट्रीट किए होंगे अब तक 16-17 हज़ार पेशेंट तो ट्रीट किए होंगे, और इसकी 3 गुना मात्रा में मैंने ओपीडी के पेशेंट देखे होंगे। यानी तकरीबन ये मान के चलो कि 40-50 हज़ार पेशेंट, 45 हज़ार पेशेंट्स से मेरी बात हुई होगी जो मुझसे मिलने आए होंगे अपने 20 साल के कैरियर में। तो इसमें सबसे ज़्यादा ओरल कैविटी के कैंसर होते हैं, मुंह के कैंसर होते हैं। दूसरा जो है हमारे भारत में कैंसर है, जो मेरे यहाँ अपने स्टेटिस्टिक्स की बात करता हूँ मैं,
वो औरतों में ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी बहुत कॉमनली पाया जाता है। तीसरा गायनेकोलॉजिकल कैंसर है, ओवेरियन भी है जिसमें, और सर्विक्स का कैंसर भी है। तो बच्चेदानी वाला कैंसर और सर्विक्स का, जो वजाइना के अंदर एक पार्ट होता है सर्विक्स, जो प्रिवेंटेबल कैंसर है सर्विक्स का। हाँ, HPV एक तुमने सुना होगा, आजकल लड़कियों को टीका लगाते हैं 10 से 14 साल की उम्र तक, 1 से 2 टीके लगाते हैं, डोजेज लगाते हैं। अगर वो टीका लग जाए जैसे यंग गर्ल्स को, उसमें कुछ कभी कभी ऐसा पाया गया कि भाई वो टीका गलत काम कर रहा है, तो टीका गलत काम नहीं करता है, टीके का जो रखाव है, उसे रखने की क्रिया है, अगर वो सही होगी, उसकी जो चेन है, कोल्ड चेन सही बनी रहेगी, तो टीका सही काम करता है। तो ये है। तो वो सर्वाइकल कैंसर, ऐसी लिवर कैंसर है। लिवर कैंसर भी प्रिवेंटेबल है। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो जाता है, तो हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो है वो मेन कॉज है लिवर कैंसर का, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। वो भी प्रिवेंटेबल है, उसका टीका अगर हम लगा दें बचपन में पैदा हुए बच्चे को, तो वो भी प्रिवेंट हो जाता है। मैंने पहला बता ही दिया कि तंबाकू हम खुद खाते हैं, हमने हैबिट बना लिया अपना। और मुझे हैरत होती है कि मैं परिवारों को देखता हूँ, एक परिवार का सदस्य कैंसर से पीड़ित है और बाकी परिवार के लोग भी खा रहे हैं, उनको उससे सबक भी नहीं मिलता, सीख भी नहीं मिलती कि हमें ये छोड़ना चाहिए। तो ये कैंसर्स इंडिया में कॉमन हैं और बड़े अनफॉर्चुनेटली कॉमन हैं। ऐसे ही हम लोग जो सेवन करते हैं, एक जहाँ पर ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता था या पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है और स्प्रेस का यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स में, तो जो स्प्रेस से कैंसर होते हैं वो भी हम लोग इनहेल करते हैं। एक ज़माने में ऐसा भी होता था कि लोगों को पता नहीं था कि पानी हम उसका नहीं पिएंगे, वो कंटेनर था जिसमें पेस्टिसाइड ख़रीदा, उस कंटेनर में धोया उसको, उसके बाद में हमने पानी भर लिया उसको, पानी पीना शुरू कर दिया उससे, तो उससे भी बहुत कैंसर्स हुए एक ज़माने में, ऐसा भी स्टडी मैंने पढ़ी। तो ये सब चीज़ें भारत में ज़्यादा हैं, बाहर इतनी नहीं हैं। बाहर के कैंसर्स में हमारे देश में मैंने एक अभी वीडियो बनाया था कि जो हमारी खाने का तरीक़ा है, जो स्पाइसेस हैं हम खाते हैं, वो भी प्रिवेंटेबल हैं कैंसर के लिए, वो भी प्रिवेंट करती हैं। जैसे करक्यूमिन है, जैसे हल्दी हम यूज़ करते हैं, हमारे खानों में हमेशा हल्दी होती है। बाहर के लोग इतनी हल्दी नहीं खाते हैं, हम बहुत हल्दी का सेवन करते हैं, तो हमारा कोलन कैंसर प्रिवेंट होता है उससे, स्टमक कैंसर प्रिवेंट होता है उससे, बकिया कैंसर भी प्रिवेंट होते होंगे। मैंने अपनी स्टडीज़ में देखा है कि स्टमक कैंसर बहुत कम होता है भारत में, होता है कोलन कैंसर, आंत का कैंसर बहुत कम पाया जाता है भारत में। तो ये शायद हमारे मसाले जो हम लोग खाते हैं, स्पाइसेस लेते हैं, और जो हमारे स्पाइसेस से क्या होता है, खाना ना पचाने में बहुत मदद मिलती है, पाचन शक्ति जो है बहुत अच्छी हो जाती है मसालों की वजह से, तो हम डाइजेस्ट करने में ईजी होता है। और फिर हम रफेज बहुत खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, रोटी पे भूसी होती है हमारी, वो भूसी जो है वो भी पाचन शक्ति बढ़ाती है, तो कोलन कैंसर भी हमारे यहाँ कम होता है बाहर की कंपैरिजन में, तुलना में। ये कैंसर वहाँ बाहर ज़्यादा होते हैं, कोलन कैंसर है, ऐसा है। अच्छा, फिर एक अभी स्टडीज़ पहले एक ज़माने में मैंने देखा था, एक हमारा मुझे याद है एक परिवार था, उनके 3 सदस्यों को कैंसर हुआ। पहले फादर को कैंसर हुआ, फिर मदर को कैंसर हुआ, और तीसरे जो साहब थे उनके बेटे जो लेके आते थे अपने माँ बाप को, उनको कैंसर हुआ। और मैंने अपनी ही प्रैक्टिस में उन तीनों लोगों को कैंसर का ट्रीटमेंट किया। और फिर जब मैंने स्टडी करी उनकी पूरे जोग्राफिकल कैरेक्टर्स की और क्या क्या रीजंस थे, तो उसमें पाया कि वो टॉप मोस्ट फ्लोर पे रहते थे जहाँ पर वो टावर भी लगा हुआ था, मोबाइल टावर लगा था, तो वो हाँ, तो बाद में वो स्टडीज़ ऐसी आ गई, टावर की एजेंसीज़ ने स्टडी करी और ऐसा पाया गया कि नहीं उससे कैंसर नहीं होता है। एक अनमाना कर, लेकिन कभी कभी हम किस चीज़ से सीखते हैं, हम देखते हैं कि क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, किस बेसिस पे बात कर रहे हैं। तो उनका एक ही कॉमन फैक्टर था उन तीनों का कि एक घर था उनका जिस घर में वो रहते थे, वो 4th फ्लोर थी, 4th फ्लोर के ऊपर ही टावर लगा हुआ था, और उस 4th फ्लोर पे वो एक ही बड़ा घर था उनका। तो वो जबकि उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, कोई आसपास नहीं था। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि वो भी एक रेडिएशन का सोर्स है, क्योंकि वहाँ पर जितने कॉल्स आएंगी वो कॉल्स उसी पे मर्ज करेंगी आकर, तो वो एक हीट जनरेट करता है। मोबाइल का यूज़ है, मुझे लगता है कि हम मोबाइल यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, और मोबाइल यूज़ से इधर ब्रेन कैंसर बढ़ना शुरू हो गया है इंडिया में, काफ़ी पेशेंट्स हैं अभी, और कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं। मैं जो बातें कर रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस पे कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस मैंने जो हासिल किया उस पे कर रहा हूँ, साइंटिफिक स्टडीज़ पे पीछे नहीं है। मैं डिस्क्लेमर पहले दे दूंगा कि कोई ये नहीं कहे कि मोबाइल से सर ने कहा कि कैंसर हुआ है, लेकिन कैंसर क्यों पाया जा रहा है इतना कॉमनली,
ब्रेन कैंसर, इतना ब्रेन कैंसर नहीं होता था पहले। अभी हम हफ्ते में कम से कम 2 या 3 पेशेंट से बात करते हैं जिनको ब्रेन कैंसर होता है। तो मोबाइल यूजेज भी हमें कम करना चाहिए। और सबसे आसान तरीका मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था कि हमें मोबाइल जब यूज़ करें तो हम ईयरफोन्स के साथ करें यूज़। मोबाइल दूर रख दें मेज़ पे, ईयरफोन लगाएं। अगर बहुत लंबी बातें करते हैं, हम आधा घंटा 1 घंटा बात करते हैं, तो हम उससे बात करें। या हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो दूर है फ़ोन हमारा, उस पर बात, लेकिन कान पे लगा के फ़ोन बात करना, वो आपने देखा होगा आपका सेट भी गर्म हो जाता है, राइट, कान पे लगा, तो वो भी एक सोर्स हो सकता है। फिर रोडॉन गैस है। आज की तारीख में हम लोग जो है ना एसी एनवायरनमेंट में रहते हैं सारे। एसी एनवायरनमेंट में एक गैस का प्रोडक्शन होता है रूम के अंदर, रोडॉन जिसको बोलते हैं, और कार के अंदर भी एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस होता है। पहले कार्स भी एसी नहीं होती थी इतनी। अब हम कार में 6 घंटा ट्रैवल करते रहते हैं, 8 घंटा ट्रैवल करते रहते हैं, एसी चलता रहता है। और हम अक्सर उसका वो जो आपने देखा होगा कि इनलेट होता है बंद कर देते हैं कि बाहर की स्मेल नहीं आए। एक आउटलेट इनलेट लिखा होता है, आपने देखा होगा, गोल सा निशान है, सामने वाला निशान है। गोल निशान को आप बहुत देर बंद रखेंगे, पूरा रास्ता उस पर चले जाएंगे तो आपकी रोडॉन गैस ज़्यादा प्रोड्यूस होती है गाड़ी में। वो भी कैंसर का कारण है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट। ओह माय गॉड, ये छोटी छोटी चीज़ें जो आई एम श्योर अब इस वीडियो के माध्यम से लोगों को पता चल रही होंगी। डॉक्टर जमाल, आपने बताया कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वो टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, है ना, लेकिन फिर भी लोगों को हो रहा है। सो कॉजेज़ की अब हम बात करना, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगी कि क्या प्राइमरी कॉजेज़ हैं और क्या नंबर 1 कॉज है कैंसर का इंडिया में? नंबर 1 कॉज तो टोबैको ही है, टोबैको है। सेकंड कॉज में अल्कोहल है, और थर्ड कॉज में मुझे लगता है कि जो आपके प्रिवेंटेबल कैंसर्स में जो वैक्सीनेशन वाले हैं, जो वैक्सीन नहीं लगाए गए, टीके वाले, जैसे लिवर कैंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में लिवर कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर बहुत ज़्यादा है। गॉल ब्लैडर कैंसर की स्टडी में मैंने ये पाया कि ये भी उस बेल्ट में ज़्यादा पाया जाता है, ख़ासतौर से उन लोगों में पाया जाता है। देखिए इसमें क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि साहब शाकाहारी हूँ मैं, मुझे कैंसर क्यों हो गया, मांसाहारी को ज़्यादा होना चाहिए। शाकाहारी होते हैं, जैसे एक हमारी जैन कम्युनिटी है, वो तो बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं। लेकिन मैंने जैन कम्युनिटी में भी कैंसर बहुत देखा है, ख़ासतौर से गॉल ब्लैडर का, लिवर का कैंसर काफ़ी पाया जाता है उनमें। मैंने उन्हें सुझाव भी दिया और समझाया। क्या होता है कि वो अपने स्वाद के लिए अचार का सेवन बहुत करते हैं, और वो नाश्ते में भी अचार खाते हैं पराठे के साथ में, दोपहर में भी खाएंगे, रात में। और अचार की ट्रे होती है, मैंने बहुत से खाने खाए हैं लोगों के यहाँ जहाँ पर कई रंग के अचार होते हैं। और हमारे यहाँ पुरानी मुहावरा है कि पुराना अचार है तो बहुत अच्छा है। तो क्या होता है कि फ्री रेडिकल्स बहुत प्रोड्यूस करता है कोई भी फूड जो डिके हो रहा हो। तो अचार बेसिकली डिकेड मटेरियल है, डिके हो रहा है मसालों के ज़रिए से, तो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि जो एक ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन निकालते हैं, O, खाली O2 नहीं होती है वो, और वो सेल के वॉल को डैमेज करती है। तो कुछ हद तक मैंने देखा कि उन परिवारों में भी कैंसर ज़्यादा है जहाँ पर अचार का सेवन बहुत ज़्यादा है। देखिए 2 प्रकार का अचार होता है, मैं पहले क्लियर कर दूं। एक अचार ऐसा होता है जो आपने कल डाला आज खा लिया, ऐसे अचार बिल्कुल अच्छे हैं, कोई बुरी नहीं है। लेकिन साल भर पुराना अचार, 2 साल पुराना अचार, उसको अवॉइड कीजिए। मेहरबानी करके नए अचार इसी सीज़न में बनाया, आपने इसी सीज़न में सेवन कर लिया, वो भी कभी कभी, डेली उसको कंज्यूम मत कीजिए। वो भी प्रिवेंटेबल, शायद अगर हम लॉन्ग टर्म में बात करेंगे तो वो प्रिवेंशन का एक कॉज हो जाएगा फ्यूचर में। राइट। तो यहाँ पे अभी हम कॉजेज़ की बात कर रहे हैं, और जितना मैंने पढ़ा इंटरनेट पे, वहाँ पे तो मेन प्राइमरी सोर्स जो लिखा हुआ है वो लाइफस्टाइल लिखा हुआ है कि लाइफस्टाइल से भी, आप जिस तरह का खान पान है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी कैंसर डेवलप होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब कि क्या, अगर मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक रख रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं जिम जा रही हूँ, योगा कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, तो क्या मुझे कैंसर नहीं होगा? देखो परसेंटेजेस में बात करते हैं हमेशा कि अच्छा लाइफस्टाइल होगा तो चांसेस कम हो जाएंगे, ज़ीरो नहीं होंगे। क्योंकि कैंसर जो है वो बनने की संभावना सबके अंदर है। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि मुझे कैंसर नहीं होगा, मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैंने ये कुछ नहीं किया, मैंने वो कुछ नहीं किया, उससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है। जिम के इंस्ट्रक्टर को भी कैंसर होता है, जो परफेक्ट लाइफस्टाइल गुजारते हैं उनको भी कैंसर होता है, और मैं खुद ट्रीट करे मैंने पेशेंट्स ऐसे। ओबेसिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कैंसर का। ओबेसिटी, मोटापन। और वो क्या होता है कि तुम समझो कि मैं समझाने की कोशिश करूं कि आपने
एनर्जी ज़्यादा ली, कंज्यूम कम हो रही है आपकी एनर्जी, कैलोरी इंटेक ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है आपका। आपने तो क्या होगा, उससे आपका सेल ग्रोथ ज़्यादा होगी और सेल मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज आपके पास ईंधन बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जब ईंधन ज़्यादा होगा तो आपके सेल्स का बनना, ख़राब सेल्स का बनना ज़्यादा होगा। तो वो भी चीज़ है। लेकिन शायद मैं सवाल का जवाब तुम्हारे दे पाया। स्ट्रेस कोई मेजर कॉज नहीं है कैंसर का। स्ट्रेस आज की तारीख में सभी के साथ है। स्ट्रेस को मैंने डिफाइन नहीं करा कभी कैंसर से। पर मैंने एक जगह ये भी पढ़ा कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं या अपने आप को कंपेयर करते हैं, नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, तो आपकी बॉडी एक अलग टाइप का स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करती है, कॉर्टिसोल शायद, और उससे आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। और उसमें स्ट्रेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, नेगेटिव होना, अपनी लाइफ लोगों से कंपेयर करना, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, पूरे टाइम नेगेटिव मोड में रहना, तो बॉडी अलग हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। क्या ये सही है? देखो ऐसा है, ये अगर हमारे अंदर कामना ख़त्म हो जाए डेवलपमेंट की या बढ़ने की, तो फिर दुनिया रुक जाएगी। स्ट्रेस जो होता है हमेशा अचीवमेंट के लिए होता है, और अचीवमेंट जो है वो इंसान का एक पार्ट है लाइफ का, कि मुझे अचीव करना है। अचीवमेंट के लिए स्ट्रेस अचीवमेंट ये होता ही है। और मैं नहीं मानता कि इसको किसी तरीके से पूरी तरह हम ख़त्म कर सकते हैं। मतलब आप ये मान के चलिए, सारे लोग तो ऐसा नहीं होगा कि स्पिरिचुअलिटी ले लेंगे, कि सब लोग अगर स्पिरिचुअलिटी ले लेंगे तो फिर दुनिया में तरक्की कैसे होगी। सब माला जपना शुरू कर देंगे और कहेंगे मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, तो वो भी कोई रास्ता नहीं है सही। नॉर्मल स्ट्रेस होना और फिर वहीं चले जाएंगे। सोना कितना है आपका, नींद कितनी आ रही है आपको, नींद से रिलेटेड हो सकता है कैंसर, कि अगर आपने स्ट्रेस भी लिया और नींद भी आपकी उड़ गई, ख़त्म हो गई, तब आप ये कह सकते हैं कि भाई मुझे कैंसर इस वजह से हो रहा है या हो। लेकिन कैंसर का कोई एग्जैक्टली मापदंड नहीं है कि हम ये कहेंगे कि साहब हम ये लाइफस्टाइल गुजारेंगे। चूँकि मैंने तो देखा है पंडित के पुजारी को, मस्जिद के मौलाना को, पाँचों वक्त नमाज पढ़ने वाली लेडी को, बेइंतहा शरीफ घर में रहने वाले लोगों को भी कैंसर हो जाता है, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहाँ पर मेरा ईमान डगमगाने लगता है और मैं फिर अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे माफ़ करना या भगवान मुझे माफ़ करना, मैं गलत सोचने लगा था। लेकिन ऐसे लोगों को होता है। अब वो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मज़हब में है कि सबक देने के लिए होता है। इम्तिहान का पर्चा सबसे ज़्यादा सख्त हम उसको देते हैं जो सबसे कैंडिडेट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। हमने कहा कि सबसे इम्तिहान का मुश्किल पर्चा कौन बच्चा सॉल्व करेगा? जो ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो ज़्यादा समझदार होगा या जिसके अंदर भगवान ने ज़्यादा शक्ति दी होगी समझने की उसको। और वो क्यों होगा? क्योंकि ये मर्ज़ जो है वो हमें भगवान की याद दिलाता है, अल्लाह की याद दिलाता है। क्योंकि ऐसा होता है, इसका मिसाल ऐसी बीमारी की है कि जैसे किसी ने अपनी पूरे शरीर में तेल मल लिया और आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वो छूटता चला जा रहा है आपके हाथ से। सब मिल गए आपके साथ में पकड़ने के लिए उसको, और सारे लोगों ने मिल के उसको पकड़ के आपको सोचने की कोशिश करी कि इसको मैं रोक लूं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा है, वो आपके हाथ से फिसलता चला जा रहा है। वो फीलिंग है कैंसर की, कि कैंसर भगवान ने ऐसा दिया है कि तुम ठीक करके दिखा दो, अगर तुम्हारे अंदर ठीक करने की क्षमता है, हम उठा के दिखाएंगे तुम्हें इसको। ये बीमारी कुछ हद तक इस किस्म की है। क्योंकि आप ये देखिए कि इस बीमारी में सबसे ज़्यादा रिसर्चर्स हैं दुनिया में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की रिसर्च भी सबसे ज़्यादा इसी पे पैसा खर्च करती है, इस बीमारी पे। और जो गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सबसे ज़्यादा पैसा इसी पे खर्च करते हैं। सारे मुल्क जो एडवांस्ड हैं, जो डेवलपिंग हैं, जो डेवलप्ड हैं, सारे लोग, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी सारे इसी के साथ होते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी स्टेज होती है, मैंने खुद देखा है अपनी प्रैक्टिस में, कि हमने बहुत जल्दी बीमारी ढूंढी, बीमारी पकड़ी और हमने सारे काम वो किए जो किताब में लिखे थे, फिर भी हम नहीं बचा पाए मरीज़ को। तो आप क्या कहोगी इसको? तो भगवान को पहचानने की रास्ता है, नहीं तो फिर हम सब भूल जाएंगे अल्लाह को। डॉक्टर जमाल, आपको कैंसर इम्यूनोथेरेपिस्ट हैं आप, और आपको 25 से 30 सालों का एक्सपीरियंस है। मैं जानना चाहती हूँ, कोई ऐसा कॉमन फैक्टर देखा आपने, जितने भी पेशेंट्स आपने अब तक कैंसर के ट्रीट किए हैं, क्या कोई उनमें कोई कॉमन रीज़न है कैंसर होने का? कोई कॉमन रीज़न नहीं है कैंसर होने का। हर सोसाइटी में, हर समाज में अलग इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में, मतलब गरीब में भी है, रईस में भी है,
पढ़े लिखे में भी है, जाहिल में भी है, स्पिरिचुअल में भी है, मोस्ट मॉडर्न में भी है। तो इसका कोई कॉज एग्जैक्टली नहीं मिला। एक साइंटिस्ट थे जो NIH में काम करते थे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में, कैंसर में, NCI में, जब वो रिटायर हो रहे थे तो उनसे पूछा था कि क्या कैंसर का, जैसे आपने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बेड लक है। तो वो बेड लक, काफ़ी हद तक बेड लक कह सकते हैं, या मैंने ये कहा कि वो एक मुश्किल पेपर आपको दे रहा है भगवान के, इसको सॉल्व कर दो। और देखिए, मौत तो सबको आना है, बहाने हैं अलग अलग। हम लोग ये चाहते हैं कि कैंसर में मौत जो है तकलीफ़ की नहीं हो, और इस बीमारी से सबसे बड़ी परेशानी ये है कि तकलीफ़ें बहुत होती हैं इस बीमारी में, इलाज के साथ साथ तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं। इलाज होता है, इलाज में भी तकलीफ़ें बहुत होती हैं, इलाज बताते खुद बहुत तकलीफ़ का है। कीमोथेरेपी की बोतल पे लिखा होता है पॉइज़न है। हम लोगों को हिदायत दी जाती है कि जब हम कीमोथेरेपी को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, मतलब कंस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हमने ख़रीदी बोतल और हमने मरीज़ को चढ़ाने के लिए बनाई, उसको हमने उसमें बड़ी बोतल में ग्लूकोज में मिलाया, तो हमें लेमिनार फ्लो एक होता है जिसके अंदर हमें रख के बनाना चाहिए कि हम एक्सपोज नहीं हो जाए वो, मतलब हम उससे इतने भयभीत हैं, वो दवा हमें नहीं लग जाए कि हम उससे मुतासर हो जाएं। तो वो दवा फिर हम मरीज़ को चढ़ाते भी हैं, मजबूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो बड़ी दुश्वारी की हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, मैंने अगेन कहीं पढ़ा था, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि कैंसर जो है वो ज़्यादातर सिटीज़ में पाया जाता है, जो सिटीज़ में लोग रहते हैं। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सर मैंने पढ़ा था कि ब्रेस्ट कैंसर अगर 100 लेडीज़ का स्टैटिस्टिक्स देखा जाए तो 90+ लेडीज़ सिटीज़ की हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, और विलेजेस में ये कम पाया जाता है। क्या ये सही है? देखिए, इसके सोशल कॉजेज़ हैं। इसके सोशल कॉजेज़ जो हैं वो ये हैं कि एक तो लेट मैरिजेज़ हैं, दूसरा ये है कि कंसेप्शन नहीं करते, लड़कियां बच्चे पैदा नहीं करती, या अगर बच्चे हमने पैदा कर लिए तो हम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, ये भी एक कॉज हो सकता है। ये हो सकता है वाली बात कर रहा हूँ मैं, मुझे आप ये मान के चलिए कि मैं अपनी प्रैक्टिस के बेसिस पे ये बातें कर रहा हूँ, ना कि मैं बुकिश नॉलेज आपको दे रहा हूँ। तो गांव में भी होता है, ऐसा नहीं है गांव में नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि कभी कभी गांव के लोग डिलेड समझ लीजिए राय लेते हैं डॉक्टर से, वो देर से पूछते हैं, संकोच भी बहुत होता है। शहर के लोगों में उतना संकोच नहीं होता है, तो वो जल्दी रुजू कर लेते हैं। ये रीज़न्स हो सकते हैं मोटे मोटे तौर पे। अच्छा, कैंसर जो है वो स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया है उसको, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। क्या उससे पहले की भी कोई स्टेज होती है कैंसर की? स्टेज 1 से पहले स्टेज इन सीटू कहते हैं उसको, कि कैंसर एक मतलब बरप सकता है। जैसे आप ही समझिए कि कैंसर है भी और नहीं भी है। ये क्या स्टेज होती है? ये ल्यूकोप्लेकिया, जिससे आपने सुना होगा, मुंह में सफ़ेदी रहने लगी, मेरे मुंह के अंदर सफ़ेदी है, तो वो कैंसर बनने की भावना बढ़ा रही है मेरी। अभी वो इस ल्यूकोप्लेकिया की स्टेज में है, कैंसर नहीं बना है। या एक लीवर में होता है, सिरोसिस है, लीवर सुकड़ गया है मेरा शराब पीने से या कोई और वजह से, या हेपेटाइटिस बी की वजह से, तो वो सुकड़ा हुआ लीवर में कैंसर होने की संभावना बढ़ गई है। तो इन सीटू उसको बोल सकते हैं, या इन डेवलपमेंट बोल सकते हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ है। अब अदरवाइज स्टेज 1 मान के चलो, वो स्टेज है जहां आपने एक्सीडेंटल फाइंडिंग में देखा कि कैंसर निकल आया। यूजुअली बहुत ऐसा रेयर होता है कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग में, मैंने अपना पित्त की थैली का ऑपरेशन कराया और पित्त की थैली में मुझे पता भी नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं थे, लेकिन बायोप्सी करी तो मालूम हुआ कि उसके अंदर कैंसर भी था, और फिर देखा कि वो कहीं भी नहीं फैला, पेट सीटी कराया, नेगेटिव था, तो वो स्टेज 1 का कैंसर हो गया, अर्ली स्टेज में आ गया। स्टेज 2 थोड़ा सा उसके आगे बढ़ गया, लिम्फ नोड्स में चला गया। स्टेज 4 ये है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में चला गया, उसे स्टेज 4 कहते हैं। और उसमें सर्वाइवल के चांसेस ऑफ कोर्स कम होते हैं। हाँ, हम लोगों की थेरेपी में, यहाँ मैं अपना परिचय आपको फिर दे दूँ कि इम्यूनोथेरेपी में यूजुअली स्टेज 4 पेशेंट आते हैं, और हम लोग 30% पेशेंट्स को लॉन्ग लाइफ दे पा रहे हैं पिछले 20 साल से। लॉन्ग लाइफ से मुराद ये है कि मेरे पास वो पेशेंट भी जुड़े हुए हैं जो 20 साल पहले जिन्होंने इलाज कराया था स्टेज 4 में, मतलब 20 साल से ठीक हैं। तो यानी स्टेज 1 और 2 में कितने % चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, अगर आप स्टेज 1 या 2 में पता चला? देखिए, ये चीज़ है कि मैंने आपसे जैसे शुरू में कहा, कभी कभी स्टेजेस रुकती ही नहीं है। हमने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, लेकिन स्टेजेस आगे बढ़ती चली जाएंगी। ख़ास तौर से यंग लेडीज़ में, यंग गर्ल्स में 30 इयर्स पे ब्रेस्ट कैंसर है और वो ट्रिपल नेगेटिव है, तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला कैंसर होता है।
मतलब उसमें ऑपरेशन कर दिया, कीमो दे दी, रेडिएशन दे दिया, सब बात हो गई, फिर भी 2-3 साल में वापस आ गया, वेंजियंस के साथ आया, पूरी बॉडी में चला गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये ज़रूर है कि ट्रीटमेंट लेना चाहिए और ट्रीटमेंट लेने से संभावनाएं ठीक होने की बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरह ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन बढ़ जाती हैं। पर क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिससे हम कैंसर से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? मतलब कोई ऐसा तरीका है जिससे कैंसर कभी हो ही ना? ऐसा कोई तरीका नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि आप उसके जो चांसेस हैं कैंसर होने के उनको कम कर सकते हैं? मतलब खास तौर पे बीइंग अ लेडी, आई वांट कि लेडीज़ में ज़्यादातर जो मेनली कैंसर पाए गए हैं वो ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर जो है। Ovarian सो भी है। क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, अपने आप को अवेयर कर सकें इस कैंसर के प्रति? देखो, एक तो अपनी ब्रेस्ट की तो खुद जांच लेडीज़ को करना चाहिए नियमित तौर पे। और वो कोई अगर लंप हो, है, हाँ लंप है। देखो 2 प्रकार के लंप होते हैं। बहुत सी लेडीज़ घबरा जाएंगी मेरे वीडियोस को देख के। ऐसे लंप भी होते हैं जो पीरियड्स के साथ आते हैं और चले जाते हैं, और वो यूजुअली फाइब्रोएडेनोमा होता है, और वो कभी कभी हार्मोनल चेंजेस से होता है, वो कैंसर नहीं बनता है। और दूसरा, वो लंप्स में पेन भी होगा उनमें, और कैंसर में हमेशा पेनलेस लंप होता है, पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, और वो लंप कभी जाता नहीं है। और लंप जो है वो छोटा भी महसूस कर सकते हैं बहुत, और कहेंगे ये तो बहुत दिन से है, मतलब अगर 6 महीने से है तो वो जा भी नहीं रहा है और पेन भी नहीं हो रहा है, तो उसकी जांच ज़रूरी है। मेमोग्राफी सबसे आसान जांच होती है। मेमोग्राफी का मतलब होता है कि एक्सरे करना ब्रेस्ट का, और एक्सरे लो डोज में करते हैं, उससे मालूम हो जाता है छाती का कैसा साइज़ है, क्या उसके अंदर गांठ है, ये पता चल जाता है। ये कौन सी एज के बाद मेमोग्राफी कराना? मेमोग्राफी यूजुअली 30+ पे शुरू कर देना चाहिए। ओके। हाँ, 30+ पे इनिशियली 2-3 साल में एक बार करा ली। और ख़ास तौर से उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनमें फैमिलीज़ में कैंसर होता है। और फैमिलीज़ का रिलेशनशिप बता दूँ मैं क्या होता है। 3 लोगों को घर में कैंसर हुआ है ब्लड रिलेशनशिप में, यानी आपकी सगी बहन को हो गया, या आपकी मदर को हो गया, या मदर की बहन को हो गया, या फादर की बहन को था। 3 ऐसे रिलेशनशिप पाए जा रहे हैं ब्लड में, चेन में आपकी, कि जिन्हें कैंसर है। तब आप अपने आप पे ज़्यादा ध्यान दें हमेशा। ओके। और दूसरे कैंसर के क्या साइंस हो सकते हैं? एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था कि 3 हफ्ते का रूल है। ओके। कोई भी सिम्टम आपको पैदा हो, जी। खांसी मान लीजिए जा रही है, 3 हफ्ते तक खांसी नहीं जा रही है, तो आप नियमित रूप से एक्सरे चेस्ट ज़रूर कराइए। पता होना चाहिए कि क्यों नहीं खांसी जा रही है मेरी। जी। सर में दर्द हो रहा है 3 हफ्ते, चक्कर आ रहे हैं 3 हफ्ते तक, पेट खराब हो रहा है 3 हफ्ते तक, वेट लॉस हो रहा है आपका, अचानक आपने तो कुछ ऐसा कुछ किया नहीं कि वेट लॉस क्यों होना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मतलब घंटी बजाती हैं माइंड में कि हमें डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह भी वो लेना चाहिए कि जो डॉक्टर मतलब आपके इस विजन को समझ सके कि आप क्या देखना चाह रहे हैं। एक जनरल प्रैक्टिस वाले डॉक्टर्स होते हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं, तो स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सर में दर्द हो रहा है तो आप न्यूरो सर्जन से या न्यूरो फिजिशियन से ओपिनियन लीजिए। लेकिन कैंसर के प्रति डर इतना है ना, आई थिंक लोगों में, जैसे ये सब और भी थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़पेपर्स और बहुत सारे और तरीक़ों से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराइए। लेकिन आई थिंक ज़्यादातर लोग शायद डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जाते हैं या टेस्ट इसलिए नहीं कराते हैं बिकॉज़ दिमाग में हमेशा ये डाउट रहता है कि अगर निकल आया तो। हाँ, लेकिन मैं समझाऊँ आपको, देखिए इसमें एक और भी बात है। इसमें जो समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो ये है कि देखिए समाज ने क्या कहा है, कोई भी ख़राबी फैल रही है ना हमारे सोसाइटी में, तो कहते हैं कैंसर की तरह फैल रही है। हम उस खराबी को कैंसर से क्यों तुलना देते हैं? पर आपने उस तुलना को मतलब आपने कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी, कैंसर की तरह फैल गई। तो भाई कैंसर एक बीमारी थी, तुम उस बीमारी से उस तुलना क्यों दे रहे हो उस चीज़ को? उसको होपलेस बना दिया। होपलेसनेस का, बिल्कुल सही कह रही हैं, होपलेसनेस का कारण बना दिया है। मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि हमेशा एंड नोट जो होना चाहिए हमें प्रोग्राम का, वो पॉजिटिव नोट होना चाहिए। और पॉजिटिव नोट में मैंने आपको इंडियन कंटेक्स्ट में बताया कि हमारे कौन से कैंसर प्रिवेंटेबल हैं, जिनको हम अगर प्रिवेंट करेंगे तो समझ लीजिए कि हम 50% रिडक्शन कर देंगे कैंसर के लोड का इंडिया में, विच इज़ अ गुड ह्यूज अमाउंट। तो हमारे पास ये जब आंकड़े हैं कि हमारे कैंसर बहुत कॉमनली कौन से होते हैं जो प्रिवेंटेबल हैं, तो हम उन प्रिवेंटेबल कैंसर को तो ठीक कर लें। कम से कम तंबाकू खाने का चयन तो बंद करा दें। तंबाकू जो लोग खा रहे हैं
वो आप देखिए कितना खा रहे हैं। और आप हमेशा एडवर्टाइज करते हैं डिस्गाइज में। डिस्गाइज एडवर्टाइजिंग पता है क्या होती है? जैसे मैं बना तो रहा हूँ तंबाकू, लेकिन मैंने पान मसाले का वो दिया, यानी इलायची का ऐड दे रहा हूँ मैं कि मैं इलायची बनाता हूँ या मैं सौंफ बनाता हूँ, और मैंने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए और उस पीछे उसके मैं बना रहा हूँ तंबाकू, और लोग खा रहे तंबाकू। चूँकि मैंने नाम अपना सिर्फ प्रचलित किया, नाम को मैंने पॉपुलर करने के लिए वो आपका एडवर्टीजमेंट लगा दिया, तो उस एडवर्टीजमेंट पे भी बेसिकली बैन होना चाहिए कि मैं इस एडवर्टीजमेंट को करने लायक, क्योंकि मेरी जो प्राइमरी बिजनेस है वो इलायची की नहीं है, वो तंबाकू की है। उसमें बड़े बड़े आपके एक्टर्स हैं जो ये कह रहे हैं। मतलब मुझे हैरत होती है कि वो समाज के, मतलब हम समाज में, मतलब हम समाज में वो कहते हैं भाई मैं भी पसंद करता हूँ, तुम भी पसंद करते हो, 3 और पसंद करने लगे। मैं ये आपको तसव्वुर हो कि सोसाइटी में थोड़ा सा हमें ये, मतलब मेरे पास भी लोग एडवर्टीजमेंट के लिए आते हैं कि आप यूट्यूब पे इतने पॉपुलर हैं, हमारा एडवर्टीजमेंट कर दीजिए। लेकिन जब मुझे किसी के बारे में पता ही नहीं है तो मैं क्या एडवर्टाइज़ करूं? मैं किसी चीज़ को प्रमोट तभी तो करूंगा कि जब मैं उसको कंज्यूम करूं, और मैं कंज्यूम करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, तब मैं कहूँगा कि भाई मैं प्रमोट करूंगा आपकी चीज़ को। मैं संतुष्ट खुद हूँ नहीं और मैं प्रमोट कर दूँ। ऐसे एक्टर्स भी हैं हमारे यहाँ जो मना करते हैं कि हम ये ऐड नहीं करेंगे। ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कहते हैं कि साहब हम न्यूट्रल हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी एफिलिएटेड नहीं है, क्योंकि हमें आज तक ऐसे लोग ही नहीं मिले कि जो कहें शरीफ हैं हम, कि हम बहुत शराफत का काम करते। तो ये चीज़ें हैं, समाज में हर चीज़ का स्थान है, और अगर आप ये इशारा नहीं करेंगे, ये बात आप पब्लिक डोमेन में नहीं करेंगे, तो वो एक्टर्स हमेशा यही काम करते रहेंगे। उनको रोकने का तरीका भी एक यही है। लिटरली, मतलब मुझे लगता है उन पे, उनकी मूवीज पे बैन लगा देना चाहिए। बैन लगाने की बात नहीं है, उनको कम से कम पता होना चाहिए कि वो गलत कर रहे हैं। वो डिस्गाइज एडवर्टीजमेंट है। डिस्गाइज एडवर्टीजमेंट इज मोस्ट डेंजरस इन सोसाइटी। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से जो होते हैं वो शराब बनाते हैं लेकिन पानी भी बनाते हैं, तो पानी का एडवर्टीजमेंट करेंगे इंटरनेट पे, और शराब मालूम है कि ये तो शराब बनाते हैं। डॉक्टर जमाल, अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले के ज़माने में कैंसर के पेशेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते थे, व्हाट इज़ द कॉज कि आजकल कैंसर इज़ ऑन द राइज, चाहे इंडिया हो या वर्ल्ड हो? देखो, पॉपुलेशन बढ़ गई है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, और लोगों की लाइफस्टाइल चेंजेस भी हैं। तुमने लाइफस्टाइल पहले बताया, ओबेसिटी पहले नहीं होती थी। पहले मैंने पहले भी बोला है, पहले लोग कहते थे यार साइकिल से दूर जाएंगे, करीब तो पैदल चलते हैं। आज ऐसा कौन है आपसे जो कहेगा कि भाई कार यूज़ नहीं करेंगे? आप, हम 4 कदम पे भी जाते हैं तो कार से जाते हैं। मैं खुद जाता हूँ कार से। मतलब हमारा लाइफस्टाइल में थोड़ा सा तरमीम होना चाहिए। भूख जब लगे तब खाना खाना चाहिए। मैंने एक वीडियो में पहले भी बोला था, हमारे घर वाले पता है क्या करते हैं? हमें खिला के सुलाते हैं। आप कहेंगी नहीं मुझे भूख नहीं है, तो आप सोचेंगे बीमार हो गई, क्या बीमारी हो गई, क्यों नहीं खाना खा रही हो, क्या बात है? अरे भाई ज़रूरत नहीं है तो नहीं खाएंगे। कोई भगवान ने बना के भेजा है कि नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाना ही है। जब नहीं खाना खाना है नहीं खाइए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम, जैसे मैंने आपसे एक और बात शुरू में कही थी, वो बात आप याद रखिए कि रोडॉन गैस, एसी एनवायरनमेंट, ये भी हमेशा याद रखिएगा। ये भी बहुत बड़ा ताल्लुक़ है इसका कैंसर से। मोबाइल फ़ोन्स का बड़ी कंपनीज बुरा मान जाएंगी क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च की है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा मानना ये है कि ब्रेन कैंसर्स का ताल्लुक़ पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ब्रेन कैंसर के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आप बताना चाहेंगे? सर में दर्द होना, चक्कर आ जाना, कभी कभी कोई सिम्टम नहीं होता, बड़ी एडवांस स्टेज में मालूम होता है कि ब्रेन कैंसर है। कोई सिम्टम नहीं होता। कैंसर की विपदा एक सबसे बड़ी ये भी है कि कैंसर जब तक किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर दे तब तक वो संदेश नहीं देता है कि मैं हूँ अंदर। डिस्ट्रक्शन के बाद संदेश देता है। चलिए, अगर डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया, आपको पता नहीं चला, पर स्टेज 3 पे या 2 पे अगर आपको पता चलता है आपको कैंसर है, तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो कीमोथेरेपी ली जा सकती है, या सर्जरी है, और रेडिएशन। देखिए ऐसा है, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने आप को अवेयर करना चाहिए गूगल के माध्यम से कि क्या क्या डिजीज़ के ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं। फिर आपको कंसल्टेशन करना चाहिए डॉक्टर से। फिर उनसे रियलिटी में फैमिली को पता होना चाहिए कि इसमें क्या आउटकम मिल रही है। अगर आउटकम पुअर है तो आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल, जैसे डेंड्रिटिक सेल थेरेपी भी कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल है, 20 साल हो गए करते हुए, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटल प्रोटोकॉल का दर्जा दिया जाता है। चूँकि मैं अकेला करता हूँ, बहुत से लोग नहीं जानते,
तो ऐसे प्रोटोकॉल्स को भी हमें अपनी नियमित मतलब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे डॉक्टर ने आउटकम ख़राब बताया है। जब उसने आउटकम ख़राब बताया है तो फिर वो रोकने का हकदार भी नहीं है कि वो रोक ले आपको इस इलाज को करने से। तो अगर हम इन सब इलाजों को मिला के कराएँ तो मेरा मानना ये है कि कैंसर ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। मैं फिर बात करूँगा, स्टेज 4 कैंसर में हमारे क्लिनिक्स में 30% सर्वाइवल एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। अच्छा डॉक्टर, क्या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी कैंसर ठीक करने में प्रूव हुआ है कि उनसे भी ठीक होता है? फॉर एग्जांपल मैं होम्योपैथी या आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात कर रही हूँ। इनफैक्ट पता नहीं अगर आपने सुना ही नहीं सुना, तिब्बतन हर्बल मेडिसिन भी मिलती हैं। सो क्या उनसे भी कैंसर ट्रीट किया जा सकता है? मैं उन पर रोशनी यूँ नहीं डालूंगा कि भगवान ने हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा रखा होगा। जैसे कीमोथेरेपी है, वो भी प्लांट्स से बनाई गई, पहले प्लांट्स का ही प्रोविजन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है कीमो। तो हर दवा में, हर चीज़ में कुछ ना कुछ शिफा है। मैं जहाँ पर समंदर है और जहाँ मैं बैठ के अपना काम कर रहा हूँ उसकी बात कर सकता हूँ, मैं पूरे समंदर के बारे में नहीं जानता। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर जमाल। आई थिंक आज के इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के सवालों के मुझे बहुत सारा ज्ञान मिला और मेरी बहुत सारी क्वेरीज जो थी उनके काफ़ी सारे आंसर्स मिले। एंड आई एम श्योर ये वीडियो और लोगों को बहुत हेल्प करेगा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किस तरह से क्या प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं और अगर फैमिली में किसी को कैंसर है तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया जा सकता है, वो भी उनको जानने को मिलेगा। मैंने कोशिश की है कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। टॉपिक बहुत बड़ा है। हमेशा मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं डराऊं नहीं इस बीमारी से, इस बीमारी में हल बताऊं आपको। और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। नमस्कार, जय हिंद।